हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए डीसी मोटर क्या होता है। मोटर हमारा क्या होता है, इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है और आउटपुट में हमें मैकेनिकल मिलता है। तो ये हम बोल देते हैं डीसी। डीसी पे काम करता है इसलिए हम बोलते हैं डीसी मोटर। अदरवाइज आप इंडक्शन वगैरह जब मोटर पढ़ेंगे तो सिंपल मोटर होता है जिसका इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है, आउटपुट में आपको मैकेनिकल मिलता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डीसी मोटर इज अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, which converts electrical energy into mechanical energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ये मैं बात करूंगी, अगर हमारा मशीन है तो इनपुट में क्या होगा देखिए, और आउटपुट में आपका क्या जाएगा। इनपुट हमारा क्या होता है देखिए, इनपुट इलेक्ट्रिकल है तो मैं यहाँ पर बोलूँगी इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वेयर एज आउटपुट इज मैकेनिकल। जब हम जनरेटर देखे थे तो जनरेटर में क्या होता था, इनपुट हमारा मैकेनिकल होता था और आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता था। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो सब कोई जानता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नोट करना है कि एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। एनर्जी कन्वर्जन होने का मतलब क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन। तो अगर एक डीसी मोटर या डीसी जनरेटर है तो मैं इसमें बोलूँगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट हो रहा है, या फिर मैं बोलूँगी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है ये, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है क्योंकि इसमें दो फॉर्म का एनर्जी आता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, और अगर जनरेटर होगा तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा। लेकिन जब आप ट्रांसफार्मर देख रहे थे तो ट्रांसफार्मर तरफ दोनों ही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल था, तो उसे हम नहीं बोल रहे थे कि ये एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, क्योंकि एनर्जी तो सेम फॉर्म में ही रह रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है एक डीसी मोटर का। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि अगर जब भी हमने पढ़ा हुआ है एक कंडक्टर रहेगा और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारा जनरेटर में कुछ पोल्स होते हैं, फील्ड पोल्स लगे रहते हैं, नॉर्थ साउथ पेयर में पोल्स रहते हैं। कभी भी हमारा पोल्स अकेला नहीं रहता, हमेशा आपने पढ़ा होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, कभी भी आप 3 या 5, 7 नहीं पढ़ते होंगे। तो हमेशा पेयर ऑफ पोल्स, पेयर में ही रहते हैं पोल्स, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा पोल्स है नॉर्थ साउथ। ये मैंने एक 4 पोल मशीन लिया है, तो यहाँ पर 4 पोल मैंने शो किया है। ये हमारा होता है फील्ड का पोल्स, कंडक्टर्स, और ये होते हैं आर्मेचर के कंडक्टर्स होते हैं हमारा। ठीक है, तो इसमें इस फील्ड पोल की वजह से, तो हम बोलेंगे पोल्स की वजह से हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसका खुद का कुछ फील्ड होगा, और एक हमें कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट ये है, सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, और थर्ड रिक्वायरमेंट रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन
between magnetic field and conductor। अगर ये तीनों ही रिक्वायरमेंट आपके फुलफिल होते हैं, आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो गया है और दोनों में रिलेटिव मोशन है, तब मैं कहूँगी whenever a current carrying conductor is placed in a किसमें रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, is placed in a magnetic field, develops a force develop होगा on the conductor, force in the conductor, इसे हम बोलते हैं ड्यू टू लॉरेंट्स लॉ, जिसे हम बोल देंगे, इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा, इस पे भी मैं आप बात करूँगी, ड्यू टू दी लॉरेंट्स लॉ, और इसको हम लॉरेंट्स फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स यहाँ पर हमारा कंडक्टर में डेवलप होगा, तो इसे आप पहले नोट करिए। द थ्री एसेंशियल कंडीशन इज दैट अ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी देयर, second a conductor must be present in order to produce the magnetic field, the third condition is there should be a relative motion between the magnetic field and the conductor, so these are the requirements that needs to be fulfilled। उसके बाद आपको लिखना है whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field a force is developed, force एक डेवलप होगा कंडक्टर में जो उसको रोटेट करने में रोटेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। अगर आप ये नोट कर लिए तो आपको समझना है कि फोर्स कैसे हो रहा है डेवलप, ठीक है। तो हमें इसका एक लॉ पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आपको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, देखिए, जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, ये बताएगा, ये डिटरमाइन करेगा, अभी हमने जो फोर्स निकाला था, फोर्स आया हुआ था, उसके डायरेक्शन को ये डिटरमाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर ऑन द कंडक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ये बताएगा। होता क्या है, देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर आपको कहीं भी जनरेटर दिखाई दे तो वहाँ पर राइट हैंड रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप जब भी डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो आपको इस रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, इसे हम बोलते हैं फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, इसे बोला जाता है मिडिल फिंगर, और हमारा थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। ये होता है फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, और ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने बना लिया थंब, ठीक है। थंब के बाद ये हो जाएगा मेरा इंडेक्स फिंगर, ये हो जाएगा मेरा मिडिल फिंगर, और ये जो दो हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वेयर दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा मिडिल फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और ईएमएफ। थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ये बताता है, यानी कि आप एक चीज़ देखिए, ये तीनों ही फिंगर 90 डिग्री पे हमारे आए हुए हैं, यानी कि ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर में 90 डिग्री का एंगल होगा, इस इंडेक्स और मिडिल फिंगर में बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और फोर्स और करंट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे लाइन हैं।
3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसके नीचे आप लिखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अब आप बोल सकते हैं whenever there is a current carrying conductor placed in a magnetic field, a force will develop which try to rotate the motor and it will develop mutually perpendicular to both the field and the current। यानी कि दोनों के ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर ये डेवलप होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है कि फोर्स कितना आता है, तो फोर्स आपका आता है BIL, ठीक है, BLIL, या फिर आप इसको कैपिटल से शो कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल l कैपिटल L शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स B देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंड्यूस्ड हो रहा था, क्योंकि हमारा पोल्स है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर, तो मैं बोलूँगी ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला। I हमारा करंट है, जो हम करंट निकाल रहे थे, करंट फ्लो होगा कंडक्टर में, वो है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी I इज द करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। और हमारा L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कैपिटल L या फिर स्मॉल l लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक EMF का कंसेप्ट भी आता है, क्योंकि हमारा EMF इंड्यूस्ड होता है किसकी वजह से, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा और फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा, यानी पूरे फ्लक्स कंडक्टर को कट करते हुए जाएंगे, तो वहाँ पर एक EMF भी इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम मोटर के केस में बोलते हैं बैक EMF, ठीक है, मोटर के केस में बोलते हैं बैक EMF। उसका भी हम इम्पोर्टेंस अभी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये और एक्सप्लेन कर दूं, देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड टू द DC सप्लाई मेन्स, यानी कि हमारे मोटर को DC सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, तब क्या होता है, एक डायरेक्ट करंट पास होता है। व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड टू DC मेन्स DC करंट, यहाँ पर डायरेक्ट करंट है, DC करंट पासिस थ्रू द ब्रश एंड द कम्यूटेटर, क्योंकि ब्रश का काम ही होता है कलेक्ट करना करंट को कम्यूटेटर से। जब हम कंस्ट्रक्शन देख रहे थे तब हमने देखा था अ DC करंट पासिस थ्रू द ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर टू द आर्मेचर वाइंडिंग, while it passes through the commutator it is converted into AC so that the group of conductor under successive field poles carry current। यानी कि इतना स्टेटमेंट आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इसमें यही बोल रहा है कि एक DC मोटर के केस में हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट DC इंटू AC। जो हमें डायरेक्ट करंट मिलता है, जो ब्रश से पास होता है, वो होता है DC नेचर का, और उसको कन्वर्ट करना होता है AC में। तो इसलिए यहाँ एक कम्यूटेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यही कम्यूटेटर DC के केस में एज अ इन्वर्टर काम करता है, एज अ इन्वर्टर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है, पूछता है इन अ DC मशीन कम्यूटेटर एक्ट एज अ DC मोटर कम्यूटेटर एक्ट एज अ, तो आप बोलेंगे इन्वर्टर DC टू AC। तो ये पूरा चीज़ का एक्सप्लेनेशन है वर्किंग ऑफ DC मोटर। तो वर्किंग में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आपको फोर्स का डायरेक्शन आएगा और आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा फोर्स का BIL। तो देखिए कई बार इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा और आपको बोलेगा फोर्स निकालने के लिए। तो ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का। और मोटर के केस में कम्यूटेटर लगाया जाता है जो कि इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब आप जनरेटर देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे जनरेटर में रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है कम्यूटेटर जनरेटर में। यहाँ आप बॉक्स में फिल कर लीजिए और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। DC मोटर में कम्यूटेटर एक्ट एज अ इन्वर्टर, इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर
और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एक्ट एज अ रेक्टिफायर। ये आपको बॉक्स में फिल कर लेना है, ठीक है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, यही इसी अगर वर्किंग से क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर, देखिए ईएमएफ इंड्यूस तो हमारा जनरेटर में भी होता है, लेकिन वहाँ पर हम बैक ईएमएफ नहीं बोलते हैं। स्पेशली मोटर के केस में इसे बैक ईएमएफ बोला जाता है। और ये आता कहाँ से है? ड्यू टू द कटिंग ऑफ फ्लक्स। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये पोल्स हो गया साउथ और ये हो गया हमारा नॉर्थ। आर्मेचर होता है हमारे बीच में, कंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा फ्लक्स लाइन ऐसे आता है, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, और ये कंडक्टर्स होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फ्लक्स कटिंग इफेक्ट होता है। फ्लक्स कटिंग इफेक्ट होता है। और जैसे ही आपको पता है फ्लक्स सेटअप होगा तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो मैं बोलूँगी एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the motor due to the flux and this EMF is opposite to the applied voltage के opposite होगा ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। दैट्स वाई दिस इज नोन एज बैक ईएमएफ। तो कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है, अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर, तो आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे होता है, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट से, और ये होता है अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब इम्पोर्टेंस आपको अगर समझना है तो इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब आप ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे, एक तो ईएमएफ इक्वेशन होता है हमारा Z phi Pn अपॉन 60A। ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन है जहाँ पर हमारा Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, phi इज द फ्लक्स पर पोल, P इज द पोल, N इज द स्पीड इन RPM, 60 एक कांस्टेंट और A हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और अगर हम इक्वेशन देखते थे तो हमारा बैक ईएमएफ इज इक्वल टू VT माइनस IA RA, ये होता है हमारा मोटर के लिए। VT से जब IA RA माइनस ड्रॉप करेंगे तब आपको बैक ईएमएफ का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ से आप करंट निकालिए, यहाँ से आप करंट का वैल्यू निकालिए, तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA, VT माइनस EB अपॉन RA, ठीक है। अगर EB प्रेजेंट ना हो, सपोज EB इज एब्सेंट, बैक ईएमएफ डेवलप ना हो, इज नॉट प्रेजेंट, अगर EB आपका प्रेजेंट नहीं होगा तब VT देखिए, मानिए आप 400 वोल्ट पे काम कर रहे हैं और RA की वैल्यू बहुत कम होती है, सपोज यहाँ पर हम 0.5 ओम ले रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। आइए आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, देखिए 400 अपॉन 0.5, यही होगा 400 अपॉन 0.5, तो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 800 आपका एम्पियर करंट आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब आपका EB प्रेजेंट नहीं है। अब EB के इफेक्ट को आप कंसिडर करिए, EB इज प्रेजेंट, तब यहाँ पर आप देखेंगे IA इज इक्वल टू VT माइनस EB अपॉन RA है, और यहाँ पर आप EB को कंसिडर करिए 200 वोल्ट, ये जस्ट एक एग्जांपल है, 200 वोल्ट आपको कंसिडर कर लीजिए, माइनस 200 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.5, आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 400 एम्पियर है। तो देखिए जस्ट आधा हो गया है, मतलब करंट को लिमिट कर दे रहा है। ये एक एग्जांपल है, लेकिन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब हमारा बैक ईएमएफ होगा। तो इम्पॉर्टेंस यही है कि
इट लिमिट्स द करंट, इट लिमिट्स द करंट, करंट को लिमिट करता है क्योंकि हमारा करंट बहुत ज़्यादा हाई आ जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस। और ये आता कहाँ से है, फ्लक्स से आता है। तो आपको अगर पूछता है तो आप ये बताएंगे डायग्राम, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आता है, ये स्टेटमेंट आप बताएंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं एग्जामिनर को, ये बताना आप चाह रहे हैं। ये इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा, वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए। जब आप प्रेजेंट नहीं है तो देखिए कितना करंट आ रहा है, जब प्रेजेंट है तो कितना करंट आ रहा है। तो आप बोलेंगे करंट बहुत ही रिड्यूस्ड हो रहा है और करंट एकदम ज़्यादा नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में, इसीलिए इट लिमिट्स द करंट। और उसके बाद पावर बैलेंस इक्वेशन में भी काम आता है ये, बैलेंसिंग द पावर, पावर बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर आपको समझ में आया होगा। और हम कंस्ट्रक्शन भी देख रहे थे कि कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था। तो आपको समझना है कि पूरा डीसी मशीन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वर्किंग में तो कम्यूटेटर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। कम्यूटेटर एक्ट एज अ इन्वर्टर इन केस ऑफ डीसी मोटर, वेयर एज इट एक्ट एज अ रेक्टिफायर इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। ये चीज़ आपको स्टार मार्क कर लेना है इस कंसेप्ट से। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मोटर के लिए, ये पॉइंट आपको समझना है। थर्ड पॉइंट, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स इज इक्वल टू BIL होता है। पूरा समरी यही है, यहीं पर अटका हुआ है हमारा समरी। तो इस समरी को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।